अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, बाबर नदीम हेयर। अच्छा डियर एस्पिरेंट्स, हम कोड फी एक्ट को कर रहे हैं और आज हमारा 5th लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर में मैंने आपको कोड फी एक्ट से हट के आपको ये बताने की कोशिश की कि कैसे किसी भी स्टैचू को जो है वो अपनी वर्डिंग में जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो वो लास्ट पॉइंट अभी रहता था कि वो जो एक्ट था वो टर्मिनेट हो गया, वो लेक्चर, जिस वजह से वो नहीं मैं बता सका। तो आज हम वहीं से इसको, जो वो सेक्शन 15 है, वहीं से इसको जो है वो जो है इसको जो है वो हम लोग जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोग कर रहे थे, हम लोगों ने रिफंडिंग का। अच्छा, एक मैंने ना शायद उसके सेक्शंस मैंने बताए थे रिफंडिंग वाले के, सेक्शन 10 से 17 तक। तो मेरा ख्याल है ये बनेंगे 10 से लेके 15 तक, और इसमें शायद सेक्शन 13 भी जो है वो स्किप हो जाएगा। एक सेक्शन 13 या 14 है, हाँ 12 जो है, 12 वो भी स्किप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये है refund where court reverses or modify its former decision on the ground of mistake। अच्छा, सेक्शन 14 तो ये था ना कि कोर्ट ने रिव्यू की एप्लीकेशन जो थी वो 90 दिन तो वो डिले कंडोन कर दिया था। तो उस सूरत में उसकी वो हाफ होगी फीस। ठीक है ना। लेकिन 15 क्या है, ये 15 बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि ये ऊपर ये 13 था, कि जब कोर्ट ने अपना डिसीजन मॉडिफाई कर दिया तो कोर्ट ने उसको वो क्या करना है, वो वापस करना है। अब अगर रिव्यू कोर्ट पिटीशन एक्सेप्ट कर लेती है तो कोर्ट उसमें भी क्या करेगी, उसको वो वैल्यू जो उसने लगाई होगी उसके ऊपर, पिटीशन के ऊपर, वो उसको क्या करेगी, वो वापस करेगी। ये सेक्शन 15 है। इसको मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा है, वो क्या है, as per section 15 of the Court Fee Act, when a review petition is accepted and court reverses or modify its decision on the basis of some mistake of law or fact, applicant will be entitled for return of the court fee simple। अच्छा, मुझे पता है उसने ना इसमें वो काफ़ी लिखा हुआ है, लेकिन एक तो मुझे ना ये स्टैचूट में ना कोई मिस्टेक लगती जो मेरे सामने है, जिस वजह से ना मैं इस पे अपना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाया। लेकिन अगर आप इतना भी लिखोगे ना तो डेट्स एनफ, डेट्स परफेक्ट, कि आपने एक कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे थ्रो कर दिया। ठीक है। तो ये था रिफंड ऑफ कोर्ट फी। तो आज हम आगे चलते हैं, अपना लेक्चर आगे लेके चलते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन 16 रिपील्ड। आई होप कि आप लोग जब इसको पढ़ रहे होंगे तो आप साथ के साथ जो है वो शेड्यूल भी बना रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं सेक्शन 17। अच्छा, सेक्शन 17 क्या है, मल्टीफेरियस सूट्स। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना मल्टीफेरियस सूट्स को ना समझे, टर्म को समझे। अच्छा, मैं आपको रिसर्च का एक और टिप बताऊं, आप भी अपने पास डिक्शनरी रखें। मतलब मेरे पास वो वर्ड वेब डिक्शनरी है। ठीक है, वर्ड वेब डिक्शनरी है। तो आप यहाँ पे लिखिए मल्टीफेरियस का मतलब, मल्टीफेरियस। ठीक है। तो आप देखिए, हैविंग मैनी एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी, यानी मुख्तलिफ इकसाम के, मल्टीफेरियस का मजीद कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप उर्दू वाला जो है, उर्दू वाला उसमें देखें कि मल्टीफेरियस को उसने कैसे डिफाइन किया है। मुख्तलिफ इकसाम के इकदाम मुकदमा। ठीक है। तो इस तरह आप टर्म का मतलब जो है उसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। Where a suit embraces two or more distinct subjects, the plaint or memorandum of will shall be chargeable with the aggregate amount of the fee to which the plaint or memorandum of will in suit embracing separately each of such subjects should be liable under this act। देखिए, उसने बड़ी सिंपल बात की है। वो ये कहता है कि फर्ज करें जहाँ पे एक बंदे ने या बहुत सारे लोगों ने मिल के दो सेपरेट काज ऑफ एक्शंस के बारे में एक ही दावा कर दिया है, और वो दोनों जो काज ऑफ एक्शन है वो डिस्टिंक्ट हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्या किया कि एक आदमी ने दो लोगों से प्रॉपर्टी खरीदी है। ठीक है।
और दोनों प्रॉपर्टीज को एक ही सूट के जरिए जो है ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर दिया है, ठीक है। अब हर एग्रीमेंट टू सेल जो है वो 1 करोड़ रुपए का है, सही है। तो अब जो कोर्ट फी उसके ऊपर लगेगी, लेकिन डिस्टिंक्ट मैटर है। एक उसका एग्रीमेंट किसी और, अगर उसी पार्टी के साथ होता तो फिर और बात थी। वो एक प्रॉपर्टी उसने किसी और से खरीदी, एक किसी और से खरीदी है और दावा उसने एक ही कर दिया है, तो ये है ज्वाइंटर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन ऑफ सेम नेचर। ये आई थिंक उसका है ऑर्डर 3 है उसका सीपीसी का, जो इसके बारे में बताता है कि इनको किया। ऑर्डर 2 है शायद, जो कहता है कि दोनों को इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर उसने सेपरेटली दावे किए होते तो वो क्या करता कि हर एक पे लहदा कोर्ट फी लगाता। तो अब क्या होगा कि दोनों पे जो सेपरेट सेपरेट कोर्ट फी लगनी थी उसको जमा करें, तो वो कोर्ट फी वो पे करेगा। मसलन मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि 1 करोड़ रुपए का है सेल कंसिडरेशन है, तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है, तो नो डाउट उस पर 15,000 की कोर्ट फी लगेगी। दूसरा भी 1 करोड़ रुपए का है, तो वो भी 15,000 रुपए की। दावा एक ही है, 15 और 15 कितना हो गया, 30,000। तो 30,000 रुपए की कोर्ट फी लगेगी। तो ये आपको पेपर में एक प्रोपोजिशन भी वो दे सकता है, इस तरह से कह सकता है कि असलम हैज परचेज प्रॉपर्टी फ्रॉम 2 डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है। बोथ सब्जेक्ट मैटर्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द कोर्ट फी। तो आपने फॉरन सेक्शन 17 का रेफरेंस दे के कहना है कि ही विल पे दी एग्रीगेट। अब वही बात आ गई, अब मैं आपको हर सेक्शन सलीस करके नहीं बता सकता। अब अगर फ़र्ज़ करें इसको आपने सलीस करके अपने अल्फाज में लिखना है, तो आप सिंपल लिखेंगे कि where source of distinct subjects, where two or more source of distinct subjects has been instituted, the court fee, the aggregate of the court fee will be paid in the same manner, as if separate suits were instituted, suits and separate suits were instituted, and on each plaint as per law the court fee will be paid, was to be paid, ठीक है। तो आपने उसका एग्रीगेट उसके कि बिल्कुल ऐसे कि जैसे उसने सेपरेट दावे किए हैं, उस पर जो कोर्ट फी है वो सारी की सारी उसने इसके ऊपर जो है वो पे करनी है। ये इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, आगे इसका प्रोवाइजो कहता है nothing in the former part of this section shall be deemed to affect the power conferred by the code of civil section 9। अच्छा, ये बड़ा सिंपल, देखिए सेक्शन 9 की अपनी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। सेक्शन 9 वो जो कहता है एक्सप्रेसली आर इम्प्लाइडली बार्ड है कि वो अल्टीमेट जुरिडिक्शन है, लेकिन वो एक्सप्रेसली आर इम्प्लाइडली बार्ड हो, ठीक है। फिर वो मसलन आगे जाके उसकी लिमिटेशन है कि कहाँ पे दो सूट्स को इकट्ठा किया जा सकता है, यानी ज्वाइंडर, एक तो होता है ना ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, एक होता है ज्वाइंडर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन, जो मैं बता रहा हूँ शायद ऑर्डर 2 या ऑर्डर 3 है, ठीक है। तो कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार्स में आ जाएगा ना। तो अब आप मेरी बात सुने। अब वो ये जो कह रहा है वो इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई दावा मसलन दो सब्जेक्ट मैटर को एक ही सूट में चैलेंज करना चाहते हैं, तो वो जो सीपीसी है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे। ये कौन कह रहा है, ये जो बार है ये कह रही है इसकी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, रिटन एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट्स, where the first or only examination of a person who where when the first or only examination of a person who complains of offence of wrongful confinement or wrongful restraint or any other offence than other than offence for which police officer may arrest with a warrant, and who has not already presented a petition on which he has been levied under the act is reduced to writing under the criminal code of criminal procedure, the complainant shall pay a fee
of 1 rupees unless the court think fit to remit such payment। ठीक है, सबसे पहले तो वो जो मैंने आपको 1983 का ऑर्डिनेंस बताया हुआ है उसके तहत ये है कि अब क्रिमिनल केस पे कोई कोर्ट फी नहीं लगनी। ठीक है, इसके मुताबिक जो है, ठीक है, तो अब अगर हम उसको अप्लाई करें तो फिर तो ये सेक्शन इन प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर इस पे अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाहें तो वो ये कहता है कि जब एक बंदे ने wrongful confinement या wrongful restraint या एनी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वेयर पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट वो फाइल की है, वो की है, ठीक है, और ये उसकी फर्स्ट पिटिशन है, ठीक है, और वो एडमिट भी होगी ना, यानी कोर्ट ने उसको लिख भी लिया है, तो अब उसके ऊपर वो कितने की कोर्ट फी पे करेगा, वो कोर्ट फी 1 रुपए की पे करेगा अनलेस द कोर्ट रिमिट पेमेंट, अनलेस के कोर्ट उसको कहे कि भाई तुम रहने दो फीस। ठीक है, अच्छा ये अब देखिए ना, वही मैं आपको टिप बताने लगा हूँ, अब इसी को आप उर्दू में पढ़ें तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। शिकायत के निदान का तहरीरी मुआयना गैर कानूनी नज़रबंदी और गैर कानूनी पाबंदी या किसी ऐसे दीगर जुर्म जिस पर पुलिस अफसरान बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं कि शिकायत करने वाला शख्स और ऐसे शख्स जिसने पहले से कोई ऐसी पिटीशन दायर नहीं की जिस पर एक्ट के तहत कोई फीस आयद की गई हो के इब्तदाई या एक ही मुआयने के मजमूआ ज़ाब्ता जवानी की दफात के तहत सिर्फ तहरीरी शक्ल तक महदूद किया गया हो तो शिकायत कुनिंदा 1 रुपये की फीस अदा करेगा सिवाय उसके कि अदालत इस अदायगी पर छूट को मौजूद समझे। ठीक है, अच्छा अब स्मार्ट स्टडी किसको कहते हैं? स्मार्ट स्टडी इसको समझते हैं कि ये क्वेश्चन की ना तो प्रोपोजिशन बन सकती है, ठीक है, और ना ये किसी टॉपिक का हिस्सा है, तो इसको एक दफ़ा पढ़ लिया, एक अंडरस्टैंडिंग भी हो गई और ये भी पता है ये प्रैक्टिकली इन नहीं है, तो अब इसको इग्नोर करें। अब इसको याद करने के लिए, इसके नोट्स बनाने के लिए, इसके ऊपर टाइम ज़ाया करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थारो स्टडी करें, थारो स्टडी करें, लेकिन बिला वजह एक सेक्शन के ऊपर जो है ना वो टाइम आप वेस्ट ना करें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये जी, exemption of certain document, nothing contained in that shall render the following chargeable with any fee। अब ये वाले वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे जो है वो कोर्ट फी जो है वो नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आप वो शामिल कीजिएगा ना कि एज पर अबोलिशन ऑर्डिनेंस 1883 any litigation, civil litigation having subject matter less than 25,000 is exempted from court fee। तो बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट जाएगा कि इस बंदे का बड़ा नॉलेज है। और फिर लिखिएगा नो कोर्ट फी शैल बी लेविएबल इन क्रिमिनल केसेस, तो उसका रेफरेंस देके तो फिर ये आप बाकी जो है ना वो लिखिएगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसको, अब ये क्वेश्चन आपने सब्जेक्टिव तौर पे भी देखना है, आपको आ सकता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जेम्प्टेड हैं, और बात मैं वही करूँगा कि आपने अपने अल्फाज में लिखना है, आपने वो उसकी वर्डिंग के ऊपर नहीं जाना। ठीक है, और मेरे पास अनफॉर्चुनेटली मैं आपको हर सेक्शन जो है वो ट्रांसलेट करके नहीं बता सकता, क्योंकि अभी आपको और बहुत कुछ करवाना है। आगे मैं रजिस्ट्रेशन एक्ट का सोच रहा हूँ कि उसको स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि हम जल्दी से चीज़ों को जो है ना वो कवर करें और आगे की तरफ चलें। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी, अच्छा कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? पावर ऑफ अटॉर्नी टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड सूट व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय एन ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर और प्राइवेट ऑफ पाकिस्तान आर्मी नॉट इन सिविल एम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है, वो ये कह रहा है कि जब जब आर्मी का कोई ऑफिसर जो है वो किसी दावे को दायर करेगा या डिफेंड करेगा, तो उस सूरत में वो पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर वो जो 2 रुपए की कोर्ट फी शेड्यूल में लिखी है, याद है हमने फिक्स रेट में पढ़ा था वकालतनामा, वो नहीं लगाएगा। ठीक है, अच्छा मैं इसका ना थोड़ा सा मजीद मैं इसमें ये समझता हूँ कि ये तब की बात हो रही है जब वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई करेगा, ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई दावा करेगा या डिफेंड करेगा। अगर वो इंडिविजुअल के तौर पे आएगा तो फिर वो एज पर लॉ अपनी फीस वगैरह पूरी करेगा, लेकिन अगर एज ए आर्मी उस कैपेसिटी में अपने डेजिग्नेशन की कैपेसिटी में आता है तो फिर वो पे नहीं करेगा। होप कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई है। अगर आपने इसका ज़्यादा मतलब क्लियर करना है तो आप इसको उर्दू में भी पढ़ लो। ठीक है,
वो कह रहा है किसी अफसर, वारंट, नॉन कमीशन अफसर या पाकिस्तानी आर्मी का गैर सरकारी मुलाजम जो सिविल मुलाजमत ना करता हो। क्या मतलब कि वो उसका पाकिस्तान आर्मी का वो ऑफिशियल यानी वो डेजिग्नेटेड भी नहीं है, ग्रेड ऑफिसर भी नहीं, लेकिन उनके लिए काम करता है वो, ठीक है। तो उसकी तरफ से भी अगर दावा हो जाता है तो वो कोर्ट फी उसके ऊपर जो है वो नहीं लगेगी, ठीक है। अब आगे चलूँ मैं। वे रिटर्न स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय द कोर्ट आफ्टर द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट। देखिए मेरी एक बात सुने, समटाइम सबसे पहले ये बात है कि समटाइम रिटर्न स्टेटमेंट के लिए ऊपर भी कोर्ट फी लगती है, ठीक है। वो मसलन सेट ऑफ की सूरत में, मसलन काउंटर क्लेम की सूरत में। अब मैं सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का डिफरेंस आपको बता चुका हूँ कि सेट ऑफ तो होता है सेम डेट्स के बारे में दोनों पार्टियां अपनी प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट में कह रही होती हैं मैंने इतने पैसे लेने, इतने लेने हैं। लेकिन काउंटर क्लेम में ये फ़र्क है कि वो भी रिटर्न स्टेटमेंट में कह रहा होता है लेकिन उनके क्लेम्स डिफरेंट होते हैं। मसलन एक परमानेंट इंजंक्शन मांग रहा होता है और दूसरा रिटर्न स्टेटमेंट में जो है वो डिक्लेरेशन मांग रहा होता है, तो उसको कहते हैं वो काउंटर क्लेम है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि वो ऑर्डर 8 रूल 9 है सबसीक्वेंट प्लीडिंग, कि कोर्ट उनको फर्दर कह सकता है कि भाई आप रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाओ पार्टीज को, ठीक है। तो ये उसकी बात हो रही है कि अगर एक दफ़ा फर्स्ट हियरिंग के बाद, यानी क्या है कि फर्स्ट हियरिंग की डेफिनेशन भी डिस्प्यूटेड है, कोई इसकी डेफिनेशन ये करता है कि जिस दिन डिफेंडेंट अपीयर हुआ है, लेकिन ज़्यादा जो प्रिवेलिंग प्रीव्यू है वो ये है कि जब रिटर्न स्टेटमेंट के बाद जो इशू फ्रेम करने की डेट होती है वो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है। अच्छा, अब ये कहता है कि अगर वो सबसीक्वेंट प्लीडिंग वाली बात आ जाए और कोर्ट उसको एक नई रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाने का कह दे, तो अब उस रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो कोर्ट फी जो है वो नहीं लगनी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Probate of will, letter of administration and save as regard debts and securities, a certificate under Bombay Act, ये वो, ठीक है। Probate of will, letter of administration, ठीक है। अच्छा, ये तीन चीजें हैं, probate, will, letter of administration। अच्छा बच्चों, मैं यहीं भी इन तीनों के कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा क्योंकि आगे जो तीसरा चैप्टर है ना, जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो मैंने अगर आपको इनका मतलब क्लियर कर दिया तो समझ लें मैंने वो चैप्टर भी आपको समझा दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये ना मैंने ये लिखा है एक जगह पे ना, ये तीनों चीज़ें मैंने एक जगह पे लिखी है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जहाँ हम स्टडी करते हैं वहाँ पे भी मैंने आपको जो है वो इनका अलग-अलग पैरा बना के दिया है, ठीक है। विल क्या है? विल किसी मरने वाले की विशेज है कि मेरी प्रॉपर्टी जो है ना वो इस तरह से जो है ना वो मैनेज हो जाए, ठीक है। और ये बंदा मेरी प्रॉपर्टी को इस तरह से मैनेज करते, ठीक है। प्रोबेट क्या है? प्रोबेट कोर्ट की स्टैंप है कि ये विल जेन्युइन है। और प्रोबेट का मतलब ये है कि वो जो बंदा उसने नॉमिनेट किया था, कोर्ट उसको इख्तियार देती है कि वो अब विल के मुताबिक उसको एग्जीक्यूट करे। मसलन एक शख्स ने कहा मरने से पहले कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका जी जो 1/2 है ना, 1/3 है, ये नॉन लीगल एयर को चला जाए, ठीक है। या ये जो बंदा है ये मेरे मरने के बाद मेरी ये प्रॉपर्टी को जो है ना वो मैनेज करे, फर्ज करे मैनेज करे। अब वो बंदा इप्सो फैक्टो मास वाई उसका स्पाउस, जब उसकी बीवी हो, ठीक है, इप्सो फैक्टो वो उसका जो है वो नहीं बन जाएगा कि वो जाके उस विल के ऊपर उसको कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसको क्या कहते हैं, प्रोबेट। तो प्रोबेट बेसिकली क्या है? ये वो डॉक्यूमेंट है जो विल की इम्प्लीमेंटेशन करवाता है। विल विशेज है जबकि प्रोबेट उन विशेज की इम्प्लीमेंटेशन है। अच्छा, और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये है कि विल तो ये ना कि एक बंदा वसीयत कर गया और उसमें एक बंदे को नॉमिनेट भी कर गया, ये विल है। लेकिन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये है कि वो बगैर विल के मर रहा है, किसी बंदे को नॉमिनेट भी नहीं करके गया और उस बंदे का जो है वो कोई वो भी नहीं है, लीगल हेयर भी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सके। तो उस सूरत में कोई वो ब्लड रिलेटिव भी नहीं है, तो उस सूरत में मसलन वो जिन्होंने डेट लेने हैं, जिन्होंने उस प्रॉपर्टी में से
अपने रिकवरी करनी है, ये जिनका इंटरेस्ट है वो कोर्ट में उठ के तो एक दे सकते हैं एप्लीकेशन फॉर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि कोर्ट लेटर जारी करे कि हम इस प्रॉपर्टी को क्या करें, एडमिनिस्टर कर सकें। ये क्या है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, वो जो स्पाउस वाली मैंने बात की थी ना, वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में है कि जब उसका स्पाउस भी नहीं है, कोई भी मैनेज करने वाला नहीं है, लेकिन क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने पैसे लेने हैं, तो वो फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जारी करवा सकते हैं। अब मैंने इसको जो है ना, इनको मैंने लिखा है कहीं पे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है मेरा ख्याल है, हाँ जी ये है। ये ना मुहताजी बहुत बुरी चीज़ होती है, ठीक है। अब यकीन जाने मैं समझता हूँ कि ये सबसे इंटरेस्टिंग जो है ना, ये कंप्यूटर सीखना और ये टाइपिंग और ये छोटी मोटी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह सीखना, तो अगर आपको आता है ना, अगर आपको आती है छोटी मोटी हाउ ना हुआ है, तो यकीन जाने कि आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है बेस्ट वे में तैयारी करना। और मैं मोहताजी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यकीन जानिए मैं ना अपनी कोर्ट में बैठता हूँ ना, तो मैं बिल्कुल अपने स्टेनो पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। जो लोग मुझे देखते हैं वहाँ पे काम करते हुए, वो देखते हैं मैं अपने लैपटॉप पे खुद टाइप कर लेता हूँ और उसका प्रिंट वगैरह जो है वो निकाल लेता हूँ। समटाइम मुझे जजमेंट उर्दू में लिखनी पड़ती है, जैसे ये एक्ट्रेस मीरा वाले केस में मैंने उर्दू में जजमेंट लिखी, ठीक है। तो वो फिर स्टेनो को नहीं लिखता, वो कहता है जी मुझे उर्दू नहीं आती, तो फिर मैं खुद उसको चाहे घर बैठ के लिखूँ, मैं उसको लिख सकता हूँ। तो मोहताजी से बचते हैं हमेशा चीज़ों के ऊपर, यानी ये नहीं कभी सोचते कि मैं ये कर नहीं सकता या मुझसे हो नहीं सकता। हर चीज़ के ऊपर, न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर कमांड हासिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो हम आते हैं वापस। विल क्या, विल इज द will is the wishes of the deceased in respect of property, ठीक है। ये हो गया, ये उसकी विशेज है, ठीक है। और इन लीगल सेंस क्या है, a legal document declaring a person's wishes regarding the disposal of their property when he dies, ठीक है। कि वो अपने मरने का एक लीगल डॉक्यूमेंट बना जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इस तरह से क्या हो, मैनेज हो। अब प्रोबेट क्या है, probate is the execution of those wishes by the person nominated in the will after the approval of the court, कि जब कोर्ट उसकी इजाजत दे दे। तो बच्चों समझ आ गई आपको, ठीक है। अच्छा जी, इन लीगल सेंस a judicial certificate saying that a will is genuine and conferring on the executors the power to administer the estate। कोई इतना मुश्किल नहीं था। ये होगी किसकी भाई, ये होगी प्रोबेट की डेफिनेशन, वही जो मैंने आपको बताया था कि विल विशेज है और प्रोबेट कोर्ट की अप्रूवल के साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। अब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, letter of admission refer to the formal document issued by a court appointing a manager of assets and liabilities of the estate of the deceased in certain situations। वही बात हुई ना कि जहाँ पे किसी क्रेडिटर ने क्या करना हो कि कोई पैसे वगैरह लेने हो, तो वो कोर्ट में उठ के कह सकता है कि जनाब ये इसकी प्रॉपर्टी जो है ना, इसको जो है वो क्या कहते हैं, इसका लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी किया जाए। The will usually specifies an executor who is carry out the direction, but where defendant has left no will or the executor named in a will is unable or unwilling to serve, the court must appoint an administrator। तो फिर मसलन विल में जो एग्जीक्यूटर है वो कहता है जी मैं नहीं करवा सकता इसको एग्जीक्यूट, तो भी फिर कोर्ट क्या करेगी, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करेगी। The appointment is made by issuing a short document called letter of administration। अब कोर्ट जिसको मैनेजर अपॉइंट करेगी उसके फेवर में एक लेटर जारी करेगी जिसको क्या कहेंगे, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्व एज एविडेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स अथॉरिटी, कि वो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो जाता है जो प्रॉपर्टी को क्या करता है, वो चलाता है। तो भाई तीन चीजें, विल, प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप आ जाए क्वेश्चन के ऊपर वापस, ठीक है। वो कहता है प्रोबेट ऑफ विल हो या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो एंड सेव एज रिगार्ड डेट्स एंड सिक्योरिटी या सर्टिफिकेट, इसको छोड़ दें क्योंकि मुंबई रेगुलेशन तो अब यहाँ अप्लाई नहीं होता, ठीक है।
where the amount of the value of the property in respect of which the probate or letter of assent shall be granted does not exceed 1000 rupees। ठीक है, कि कोर्ट ने जो विल या जो वो जारी किया है वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्रॉपर्टी की कीमत 1000 रुपये से कम है। ठीक है, बेसिकली ये देखो ना, ये तो 1870 में बना था, तो उस वक्त तो 1 लाख, आज का 10 लाख रुपया बनेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से वो कहता है कि जिस प्रॉपर्टी के बारे में वो जारी किया जा रहा है, अगर उसकी कीमत 1000 रुपये से कम है तो उसके ऊपर कोर्ट फी जो है वो नहीं लगेगी। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद 9 है जी, कहता है जी एप्लीकेशन और अच्छा, आप मैं कह रहा हूँ ये ना बाद में आपको ना पढ़ने में भी मसला हो। सॉरी, मैं अंदर ना ध्यान रखूंगा कि जाहिर बात है जो मोबाइल पे पढ़ेंगे उनके लिए तो बड़ा मसला होता होगा। ये तो अभी मेरे जहन में आया। 9 नंबर क्या है जी, application or petition to a collector or other officer making a settlement of land revenue, or to a board of revenue or a commissioner of revenue relating to matter connected with the assessment of land or ascertain of right thereto or interest they if presented previous to the final confirmation of such settlement। सिंपल वो ये बात कह रहा है कि किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को, रेवेन्यू ऑफिसर में कलेक्टर भी आ सकता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी आ सकता है। आपको पता है ना कि क्या हायरार्की बनती इनकी इस वक्त जो है ना, कि तहसीलदार और तहसीलदार और तहसीलदार से ऊपर जो है वो मेरे ख्याल असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से ऊपर है मेरा ख्याल है शायद डिप्टी कमिश्नर, फिर कमिश्नर और फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये उनकी हायरार्की में अगर कोई एप्लीकेशन देता है किससे रिलेटेड, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू से मुतल्लक, किससे मुतल्लक, असेसमेंट ऑफ लैंड या असरटेनमेंट ऑफ एनी राइट बिफोर कंफर्मेशन, तो उस सूरत में जो है उसके ऊपर कोर्ट फी जो है वो नहीं लगेगी। ठीक है, अब ये देखें, अगर आप इसको इस तरह याद करोगे, ठीक है, या आप इसको इस तरह लिखने की कोशिश करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब मैं इजी अल्फाज में बोलता हूँ कि ये एग्जाम्पल है, एनी एप्लीकेशन, ठीक है, मूव टू ए रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, और अगर मुझे याद रह गया तो मूव टू ए कलेक्टर और एनी अदर ऑफिसर मेकिंग सेटलमेंट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, नहीं तो मैं सिंपल लिखूंगा एनी रेवेन्यू रिलेटिंग टू द मैटर्स ऑफ असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो मसलन एक बंदा कहता है कि इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी गलत असेस की है लैंड रेवेन्यू के लिए। ठीक है, तो उस सूरत में और फॉर द ascertainment of rights thereto या are confirming of are to for ascertainment of such rights in respect of that assessment। ठीक है, and if presented before final confirmation of such settlement, कि अभी अब फाइनल सेटलमेंट जो है वो कंफर्म नहीं हुई, ठीक है, सिर्फ एक ऑर्डर ही हुआ है, तो उसके बाद अगर उसने जाके जो है वो एप्लीकेशन जो है वो दे दी है, तो उस सूरत में जो है वो जो है उसके ऊपर कोई कोर्ट फी जो है वो नहीं लगेगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एप्लीकेशन, अच्छा अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो फिर मैंने आपको बताया था आप उर्दू में पढ़ें उसको एक दफ़ा, तो आपका मतलब जो है वो सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, एप्लीकेशन रिलेटिंग टू सप्लाई फॉर इरिगेशन ऑफ वाटर बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, लो सरकारी खाल है, ठीक है, और उससे मुतलका कोई एप्लीकेशन देनी है तो भाई उसके ऊपर नहीं लगेगी कोर्ट फी। क्यों जी, समझ आ गई आपको मेरी बात की? आगे application for leave to extend cultivation or relinquish land when presented to an officer of land revenue by a person holding under direct engagement with government and land of which the revenue is settled but not permanently। ठीक है, देखो वो ये कह रहा है कि जब भी कल्टीवेशन का राइट है, गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर्टी दी हुई है ना कल्टीवेट करने के लिए, वो कल्टीवेशन के राइट को एक्सटेंड करवाना है या रिलिंक्विश लैंड यानी लैंड छोड़नी है कि जी बस अब मुझे नहीं चाहिए। ठीक है,
अच्छा, और एप्लीकेशन किसको दी जा रही है? प्रेजेंटेड टू अ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन दी जा रही है, ठीक है, जो कि सरकार सरकार से मुतल्लिका है। तो फिर वो उसके ऊपर जो रेवेन्यू है वो भी परमानेंटली नहीं है, टेम्परेरी नेचर का है, तो उस एप्लीकेशन के ऊपर भी कोर्ट फी जो है वो नहीं लगेगी। अब हम इसको उर्दू में एक दफ़ा देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। जब हुकूमत से बराह रास्त मुआहदे के तहत ऐसी ज़मीन जिसके मालिये का फैसला कर लिया गया हो लेकिन मुस्तकिल ना हो रखने वाले शख्स की जानब से काशत को बढ़ाने या काशत को बढ़ाने या ज़मीन को बाजियाब करवाने के लिए किसी मालिया अराजी अफसर को दी गई छूट की दरख्वास्त, उस पर कोर्ट फी नहीं लगेगी। तो अब अगर हम इसको इंग्लिश में करें, इजी अल्फाज में लिखें, तो हम लिखेंगे व्हेन एन एप्लीकेशन इज मेड in respect of a property where is wherein which has not been permanently assessed for the purpose of revenue and the application has been made with the object and purpose, ठीक है, with the object and purpose to extend the cultivation or to extinguish the land, ठीक है, और बस दैट्स एनफ। तो उस एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो कोर्ट फी जो है वो नहीं लगेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ रिलिंक्विशमेंट ऑफ लैंड और ऑफ इन्हांसमेंट ऑफ लैंड, ठीक है। अच्छा, ये जो रिलिंक्विशमेंट ऑफ लैंड का मुझे मतलब समझ आ रहा है ना, कि मतलब प्रॉपर्टी किसी के पास है तो उसको आज़ाद करवाना, कि जो मेरी प्रॉपर्टी छुड़वा के देना या उस बंदे से मुझे लेके दे। एप्लीकेशन फॉर सर्विस ऑफ रिलिंक्विशमेंट और ऑफ इन्हांसमेंट ऑफ रेंट, लेकिन रिलिंक्विशमेंट ऑफ लैंड और इन्हांसमेंट ऑफ रेंट की अगर एप्लीकेशन देनी है तो उसके ऊपर भी जो है वो कोर्ट फी जो है वो नहीं लगेगी। अब उर्दू क्या है? ज़मीन की दस्तबरदारी, अच्छा, ज़मीन की दस्तबरदारी या लगान में इजाफे के लिए नोटिस की तमील के लिए दरखास्त। रिलिंक्विशमेंट का मतलब है छोड़ देना ना, कि मैं इससे अपना वो क्या कहते हैं कि मैं अब दस्तबरदार होता हूँ, मैं प्रॉपर्टी को नहीं रखना चाहता, या लगान में इजाफे के लिए नोटिस देना हो तो उसकी दरखास्त के लिए, ठीक है। रिटन अथॉरिटी टू एन एजेंट टू डिस्ट्रेन, ठीक है, ये क्या है जी? जब्ती के लिए किसी एजेंट को तहरीरी इख्तियार देना, ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रेन का वर्ड आ गया, तो खोलें डिक्शनरी, ठीक है, और लिखें डिस्ट्रेन। ये कहता है जी लीगली टेक समथिंग इन प्लेस ऑफ ए डेट पेमेंट। क्या मतलब? किसी चीज को जब्त कर लेना किसी अदम अदायगी की सूरत में किसी, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? रिटर्न अथॉरिटी टू एजेंट टू डिस्ट्रेन, कि वो उसके बिहाफ पे कोई क्या करे, कोई चीज जो है वो जब्त करे। अब आप उसकी उर्दू पढ़े, जब्ती के लिए किसी एजेंट को तहरीरी इख्तियार देना, ठीक है। समझ आ गया मेरी बात की? अब आगे चले। First application. Other than a petition contain criminal charge and for the summon of witness or other person to attend either to give evidence or to produce a document or in respect of the producing or filing of an exhibiting not being an affidavit made for the immediate purpose of being produced in the court। लो जी, वो कोई इसमें पढ़ने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है पहली दफ़ा एप्लीकेशन दी है और किस लिए दी है? किसी विटनेस को तलब करने के लिए या किसी और बंदे को तलब करने के लिए कि वो आके शहादत दे, या कोई किसी बंदे को तलब किया गया है कि वो आके डॉक्यूमेंट अदालत में जो है वो क्या करे, वो पेश करे, या पर हाँ, या उसको एग्जिबिट करे, ठीक है। तो उस सूरत में वो कहता है कि उसके ऊपर कोर्ट फी जो है वो नहीं लगेगी। अब आप इसकी उर्दू पढ़ लें। शहादत देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए किसी गवाह या दीगर शख्स को तलब करने के लिए एक बार, या किसी दस्तावेज जो अदालत में पेश किए जाने के बराह रास्त मकसद से तहरीर करदा बयान हल्फी ना हो कि पेश किए जाने या दर्ज किए जाने के हवाले से पहली दरखास्त
ठीक है। पहली दरख्वास्त हो जो फौजदारी इल्ज़ाम या मालूमात रखने वाले का कोई अर्जी ना हो, ठीक है। तो उस सूरत में उसके ऊपर जो है वो कोर्ट फी जो है वो नहीं लगेगी। सिंपल सी बात है, किसी विटनेस को तलब करने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करवाने के लिए या पेश करने के लिए उसके ऊपर कोर्ट फी जो है वो नहीं लगेगी। Bail bond in criminal cases recognizes to prosecute or give evidence and recognizes for personal appearance of other, यानी वो मीमो हाजिरी हो गया या बेल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो वो वट्स एवर कोई अंडरटेकिंग होगी उसके ऊपर जो है वो कोर्ट फी जो है वो नहीं लगेगी, ठीक है। अच्छा, पटिशन बाय ए प्रिजनर और अदर पर्सन इन ड्यूरेस अंडर रिस्ट्रेन ऑफ एनी कोर्ट और इन ऑफिसर, ठीक है। जहाँ पे प्रिजनर जो है वो जेल में है, ठीक है, अंडर रिस्ट्रेन ऑफ एनी कोर्ट ना, कि अगर वो जेल में भी है तो कोर्ट की कस्टडी गिनी जाएगी, तो उस पर भी कोर्ट फी। तो आज आपको पता चला कि वो कोर्ट में आके कहते हैं कि जनाब इस पे कोर्ट कहते हैं कि भी वकालतनामे में फीस नहीं लगाई, तो कहते हैं जी बंदा जेल में है, तो वो बेसिकली किस प्रोविजन के तहत एग्जम्प्टेड है, वो ये 17 नंबर प्रोविजन के तहत जो है वो। अच्छा, उसके बाद है कंप्लेंट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। जब पब्लिक सर्वेंट कोई कंप्लेंट दे, अ म्यूनसिपल ऑफिसर दे, आर ऑफिसर और सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी दे, तो भी उस पर कोर्ट फी जो है वो नहीं लगेगी। एंड एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू कट टिम्बर इन गवर्नमेंट फॉरेस्ट और अदरवाइज रिलेटिंग टू सच फॉरेस्ट, जब एप्लीकेशन इस इजाज़त के लिए हो कि वो गवर्नमेंट के जो जंगलात है वहाँ पे वो कोई टिम्पर वगैरह जो है, यानी पहले से गिरी पड़ी जो वो हैं लकड़ियाँ वगैरह, ठीक है, उसको वो काटना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है वो जो है वो नहीं लगेगी, कोर्ट फी नहीं लगेगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ मनी ड्यू बाय गवर्नमेंट टू द एप्लीकेंट, अगर किसी ने गवर्नमेंट से पैसे लेने के लिए एप्लीकेशन देनी है तो उस पर भी कोर्ट फी नहीं लगेगी। पटिशन ऑफ अपील अगेंस्ट द चौकीदारी असेसमेंट अंडर एक्ट नंबर ये आर अगेंस्ट एनी म्यूनसिपल टैक्स, इसको सिंपल आप इसी तरह ही जो है वो पेपर में जो है वो लिख दें, या तो फिर वो 1865 वाला एक्ट निकाला जाए और वो चौकीदारी असेसमेंट को पढ़ा जाए। तो आप इसको सिंपल इसी तरह लिखें, पिटीशन ऑफ अपील अगेंस्ट दी चौकीदारी असेसमेंट अंडर एक्ट नंबर 1856, इस तरह लिख दें इसको। अच्छा, इधर क्या कहता है इसके बारे में, एक्ट नंबर के तहत चौकीदारी तशखीस के खिलाफ या किसी म्यूनसिपल टैक्स के खिलाफ अपील की अर्ज देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है जी, एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पज, वही लैंड एक्वायर कर ली गवर्नमेंट ने, अब वो कंपनसेशन के लिए दरखास्त देना चाहता है तो उस पर कोई कोर्ट फी नहीं लगती। पिटीशन अंडर द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट सेक्शन 45 एंड 46, उसके तहत अगर पिटीशन आएगी तो उस पर कोई कोर्ट फी जो है वो नहीं लगेगी। डियर मेंबर्स, ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव की सूरत में आ सकता है कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कोर्ट फी, और उससे ऊपर रिफंड वाला भी आ सकता है, लेकिन आपने इसको अपने अल्फाज में लिखना है। कोई ज़रूरत नहीं है मुकम्मल लिखने के, सेम वर्डिंग लिखने के लिए। इवन यकीन जाने अगर उसने 15 डॉक्यूमेंट बताए ना, आप 5-7 भी लिखाएंगे ना, आपको फेल नहीं करेगा, ठीक है। ले जी, ये हमने कर लिया। अब हमारा अगला जो लेक्चर है वो है जी प्रोबेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंशाल्लाह इसके लिए मैं लेक्चर जो है वो प्रिपेयर करूँगा, ठीक है। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है, प्लीज़ फीडबैक दिया करें। जब आपका फीडबैक नहीं ना आता, कमेंट्स नहीं आते, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों ने मैंने जो अपनी फैमिली का टाइम दे के लेक्चर लिखा है आपने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।